इस वक्त जो बैरूनी कर्जा जात है वो तकरीबन 62 खरब से उनका वॉल्यूम तजावुज़ कर चुका है। यानी हुकूमत बदल गई, वज़ीर ख़जाना बदल गए, IMF प्रोग्राम में हम आ गए, लेकिन मुल्क की माशी जो सूरत हाल है वो दुरुस्त नहीं हो पा रही है। इसकी क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उसकी वजह यह है कि हमारा जो पहले क्वार्टर इस साल का रवा साल का बजट का खसारा जो है वो तकरीबन 1% है हमारे GDP का, तकरीबन उस लिहाज से कोई 750 अरब के करीब, तो वो इजाफा उसकी वजह से हुआ है। दूसरी तरफ जो इस साल अभी तक जो बात नज़र आ रही है कि रुपए की कदर में कमी होती रही है, जून के बाद से तकरीबन 20 रुपए की कमी हुई है। उसके नतीजे में जो हमारा बाहर का जो कर्जा है उसकी रुपी वैल्यू भी बढ़ गई है। इस लिहाज से ये दो चीज़ें अगर आप मिला लें तो काफ़ी तेज़ी से हमारे जो बोझ है कर्जों का उसमें इजाफा हो रहा है। और डॉक्टर साहब, जो डेट रीपेमेंट की सलाहियत है वो भी खासी कम हो गई है। जैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और इस वक्त तो ऑपोजिशन लीडर हैं, वो बार बार अपने बयानात के अंदर बता रहे हैं, आज भी ट्विटर हैंडल पर ये पैगाम दिया कि जिस वक्त मैंने ये हुकूमत छोड़ी थी तो 5% कैपेबिलिटी ऐसी इम्पॉसिबिलिटी थी कि हम इसको पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज ये इम्पॉसिबिलिटी बढ़कर 75% तक पहुँच गई है, टोटल यानी 80% हो गई है। हुकूमतें तो आती जाती चीज़ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट हो, तो क्या वजह है कि किसी के भी बस में नहीं है कि डेट रीपेमेंट कर सके? देखिए, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कुछ अरसा पहले आपको याद होगा जो हमारे इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ख़ास तौर पे मूडीज, फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर, उन्होंने हमारी रेटिंग्स बहुत गिरा दी है। ख़ास तौर पे मूडीज ने एंड फिच ने तो तकरीबन हमें उन मुल्कों में शामिल कर दिया है जो वाज़े तौर पर डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। उसमें बहुत से नाम हैं, अर्जेंटीना है, घाना है, नाइजीरिया है, वगैरह वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ऐसा हुआ जबकि हम IMF प्रोग्राम में वापस जा चुके हैं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वो मूडीज से बात करेंगे और उनको समझाएंगे, मगर उसके बाद अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई है रेटिंग्स में। जब आपकी रेटिंग्स इस हद तक गिर जाती हैं तो आपके जो बॉन्ड्स हैं उन पे जो डिस्काउंट एक लिहाज से आप कह सकते हैं वो बहुत बढ़ जाता है, और यही हुआ कि 5 से 75% तक जा चुके हैं। और अब ये वक्त आ गया है खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान के लिए यूरो या सुकिक बॉन्ड फ्लोट करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि उसका कॉस्ट बेतहाशा आएगा। जैसे IMF प्रोग्राम बहाल हुआ, IMF का जो 9th रिव्यू है वो अक्टूबर में उनकी जायज़ा टीम आनी थी। जायज़े के बाद 3 नवंबर को जो $1.1 बिलियन है शायद उसकी ट्रांच रिलीज होने की कुछ सबील होती, लेकिन वो भी डिले हो गया। तो क्या वजह है, क्या हुकूमत IMF को भी कन्विंस नहीं कर पा रही है? दरअसल बात यह है कि देखिए, बीच में एक बहुत बड़ा सैलाब हमारे मुल्क में आया है, और आपको हैरत होगी जब 7वां और 8वां रिव्यू की रिपोर्ट जब पेश की गई 1 सितंबर को, तो ना तो उसमें हुकूमत ने ना IMF ने कोई जिक्र किया सैलाब के बारे में। ये बहुत ही हैरानकुन बात है। सैलाब के नतीजे में जो आपके आदाद शुमार हैं, आपके जो प्रोजेक्शंस हैं, शरह नमू, आपके इफ़रात ज़र, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वगैरह, वो सब मुतासिर हो गए। तो IMF ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने अपील भी बहुत किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब वाशिंगटन, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब इजिप्ट वगैरह सब गए हैं। उन्होंने ये पूछा है कि इन एक्चुअल टर्म्स बजट पर कितना और खर्चा करना पड़ेगा आपको जून के एंड तक इस रवा साल सैलाब के रिहेबिलिटेशन, रिलीफ वगैरह पर। वो एस्टिमेट जब आएगा तो उसके नतीजे में बजट का खसारा में तब्दीली आ सकती है, और यकीनन जो आपके शरह नमू वगैरह वो गिर जाएंगे। तो IMF ने डिले इसलिए किया है शायद कि वो चाहते हैं कि सैलाब का पूरा असर जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया या टारगेट्स 9th रिव्यू के लिए हैं उनमें क्या तब्दीली हुकूमत समझती है कि आएंगे, और उसके बाद वो आएंगे और फिर
एग्रीमेंट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लाने की और आगे बढ़ेंगे हम 10 में रिव्यू की तरफ। लेकिन डॉक्टर साहब, ये एस्टिमेशन तो हुकूमत के पार्ट पे है ना कि हुकूमत ने तखमीना IMF को फराहम करना है, तो हुकूमत डिले क्यों कर रही है? हुकूमत ने मेरे ख्याल से हुआ ये है कि उन्होंने बड़े जैसे कहते हैं ना मैक्रो एस्टिमेट्स दे दिए $30 अरब के, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन तकरीबन $16 अरब, बट उसकी फेजिंग और प्रिसाइज कैलकुलेशंस, फॉर इंस्टेंस रिलीफ में आप बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आप टेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, खाने की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सब की डिटेल कॉस्टिंग और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू PDMA ये बात अब समझ में आ रही है कि शायद उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल का डेटा ही नहीं उनके पास। तो ये कैसे हो हुआ है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो अब प्रायोरिटी बेसिस पर काम करें, एस्टिमेट करें और IMF को बताएं, इसलिए कि देखिए IMF इज शोइंग सम सिंपैथी, कंसर्न। वो कह रहे हैं कि हम इस बात पे राजी हो जाएंगे अगर आप एक मुनासिब एस्टिमेट देते हैं कि आपके खर्चे क्या होंगे इस साल सैलाब पर। तो उसमें एक पॉजिटिव बात नजर आ रही है मुझे, मगर जो अफसोसनाक बात है कि हुकूमत ने ऑपरेशनल एस्टिमेट्स क्यों अभी तक तैयार करके नहीं रखे थे। डॉक्टर बड़ी खबर जी। डॉक्टर साहब, लास्टली जिस वक्त हुकूमत तब्दील हुई तो ये बताया गया कि इस हुकूमत की माशी परफॉर्मेंस से, सख्त फैसले लेने से मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बचा लिया गया है, लेकिन एक बार फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की हद तक तो फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा एक बार फिर बताया जा रहा है। तो क्या वाकई मुल्क को इस वक्त डिफ़ॉल्ट का ख़तरा एक बार फिर से दरपेश है? दरअसल बात यह है कि देखिए रुपए के कदर में फिर से कमी शुरू हो गई। पिछले दिनों जब एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ पैसे आए $1.5 अरब, तो हमारे रिजर्व्स बढ़े, मगर उसके अगले हफ्ते ही वो बिल्कुल वापस उसी लेवल पे आ गए $8 अरब। लिहाजा बात यह है कि परेशान कुन बात सबसे ज्यादा यह है कि बाहर से पैसे आने का सिलसिला बहुत कम हो चुका है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर, रेमिटेंसेस में अक्टूबर में 18% कमी, फॉरेन लोन्स सिर्फ $2.2 अरब, जबकि आपको साल भर में पूरी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग $30 अरब से ज्यादा है। तो नतीजा ये है कि जबकि ड्राइंग अप हो जाती है, और सबसे एक लिहाज से अच्छी बात यह है कि आपका एक्सटर्नल डेट कम हो गया, मगर इसलिए कम हुआ कि आप कर्जे वापस कर रहे थे, नया पैसा नहीं आया, तो नेट डिक्लाइन हुआ। तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए मेरी गुजारिश ये है कि इट इज एन ओवर स्टेटमेंट टू से दैट पाकिस्तान इज आउट ऑफ ए डिफॉल्ट सिचुएशन। वज़ीर ख़ज़ाना माहिर इक़्तिसादी डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सिंध हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस बड़े फैसले पर बात करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात को लेकर ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे।